पत्र लेखन एक ऐसा विषय वस्तु है जो कि सबसे ज़्यादा उदासीन है। मुख्य परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं, आपको पत्र लेखन करना होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रशासन में जा रहे हैं तो आपको वहां पर जाकर के कार्यालयी पत्र लेखन करने ही पड़ेंगे। सरकार के बीच में संवाद जो होता है वो लिखित रूप से होता है और लिखित संवाद आपका पत्र लेखन के माध्यम से होता है। तो आज के सेशन में मैं आपको पत्र लेखन की बहुत आधारभूत जानकारी से प्रारंभ करूंगा। ये पहला सेशन है और पहले सेशन से बहुत आधारभूत तरीके से पत्र लेखन करना सिखाऊंगा। वैसे तो आप सभी ने इससे पहले जब आप जो है एकेडमिक में थे, आप जो है 10th 12th या ग्रेजुएशन में थे, आपने पत्र लिखे होंगे। आज भी आपको एप्लीकेशन लिखने पड़ते हैं। कई बार जो है किसी भी कार्य को करवाना है, खासकर यदि बैंक जाते हैं तो एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। यदि आप कहीं पे किसी सरकारी विभाग को शिकायत करते हैं तो आपको वहाँ पर भी एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो और इससे पहले आप जब पढ़ते थे तब प्रिंसिपल के नाम पे आप लोग पत्र लेखन करते थे। लेकिन ये पत्र लेखन जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, ये सरकार के बीच में संवाद है। चूँकि आने वाले समय में आप सरकार के हिस्से बन जाएंगे तो ऐसे में पत्र लेखन आपके पाठ्यक्रम में भी है। हिंदी वाले जो सेगमेंट पे पत्र लेखन आमतौर पे रखा गया है। यूपीपीसीएस में भी है, आरओ में भी है और स्टेट पीसीएस एग्जाम जो आप सभी के हैं, यदि एक बार आप अपने पाठ्यक्रम को देखिएगा, यदि वहाँ पर पत्र लेखन है तो आपको सीखना है, क्योंकि उससे आपके मार्क्स आएंगे। दूसरा, यदि नहीं भी है तो भी आपको पत्र लेखन समझना चाहिए कि पत्र लेखन सरकार के बीच में संवाद कैसे होता है। आमतौर पे जब आपका फॉर्म निकलता है तो आप अधिसूचना आती है, नोटिफिकेशन आता है, बार बार आप नोटिफिकेशन शब्द सुनते हैं। ये भी एक कार्यालयी पत्राचार का एक तरीका है। ऐसे ही सरकारी पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, कार्यालयी आदेश होते हैं। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से कैसे कम्युनिकेट करता है, एक कार्यालय दूसरे कार्यालय से कैसे कम्युनिकेट करता है। सर्कुलर भी जारी किया जाता है जिसको हम परिपत्र बोलते हैं। कई बार जो है सरकार के द्वारा कई सारे विभागों और डिपार्टमेंट से संपर्क साधा जाता है तो सर्कुलर जारी किया जाता है। ऐसे ही आपका तार भी, आपका पहले तार का एक बड़ा लंबा युग रहा, तार के माध्यम से जानकारी तुरंत जो है पहुंचाई जाती थी। तो ऐसे कई सारे कार्यालयी पत्राचार के तरीके हैं। मैं आज आपको कार्यालयी पत्राचार के तरीके बताऊंगा। तो पत्र लेखन आप लोगों को सभी को आना चाहिए, कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगा। देखिएगा, सरकारी पत्र लेखन जो बच्चे प्रशासन में जा रहे हैं उन सभी को पत्रों को लिखना आना चाहिए। नहीं आता है तो सीख लीजिए, ठीक है। सिलेबस में है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सीख लीजिए। मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए सामान्य भाषा में यदि मैं पत्र लेखन की बात करूं कि पत्र लेखन आमतौर पे होता क्या है। कोई भी माध्यम हो, ये भी एक माध्यम है विचारों के आदान प्रदान का। इसमें लिखित माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, एक प्रारूप में किया जाता है, उसका एक प्रॉपर एक ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट में ही किया जाता है। पत्र कई प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जिनको निजी संबंधों से जुड़ाव होता है, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र मतलब जो अनऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं, वो आप अपने मित्रों को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, है ना, निजी बातों को लिखते हैं, है ना। तो ये आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं। बहुत सारे अनौपचारिक पत्र, आमतौर पे पहले इनलैंड लेटर चलता था, अंतर्देशीय पत्र, यदि आपको याद हो, एक कार्ड चलता था, तो उसके माध्यम से पहले जो है बहुत सारे लेटर्स लिखे जाते थे। मुझे याद है 2004 के समय में घर से बाहर पढ़ता था, सन 2004 में बाहर पढ़ता था, मतलब क्लास 6 से मैं बाहर पढ़ता था। तो पिताजी का कम्युनिकेशन घर पे, पहले फ़ोन था नहीं हमारे, तो पिताजी कभी भी पत्र लेखन लिखा करते थे, अंतर्देशीय पत्र लिखते थे। और जब हमें भी रिप्लाई करना होता था तो अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से हम उनको रिप्लाई करते थे। तो वो समय था और उसमें समझिए लेखन क्षमता का विकास तभी से होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पत्र लेखन करना भी एक कला है। इतना आसान है। आप निजी सगे संबंधियों को भी पत्र लेखन करते हैं ना, तो उसमें क्या लिखना है, कैसे अपनी बातों को डालना है, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। कई बार सुखद समाचार होते थे, कई बार दुखद समाचार भी होते थे, मतलब वो जमाना था। आज भी मेरे पास इकट्ठे हैं इनलैंड लेटर बहुत सारे, जो मैंने अपने पिताजी को लिखा, पिताजी ने मुझे लिखा। तो कभी मैं उन्हें आप पढ़ता हूँ ना तो उसमें भावनाएं दिखती हैं। तो एक पत्र लेखन होता है अनौपचारिक पत्र लेखन, एक पत्र लेखन होता है औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र यानी ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल ये आपके निजी संबंधों को नहीं लिखे जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, ऑफिस पर्पज से इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज देखो, हमें जो पढ़ना है, हम ऑफिशियल पत्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
जैसे कि प्रार्थना पत्र क्या होते हैं, व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं, कार्यालयी पत्र क्या होते हैं। दरअसल आमतौर पे सिलेबस में कार्यालयी पत्र हैं हमारे, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों ने क्या कभी पत्र लेखन किया है। पत्र लेखन औपचारिक किया है या अनौपचारिक, ऑफिशियल किया है या अनऑफिशियल किया है। ऑफिशियल लाइक जो आपका, अभी मुझे लगता है ऑफिशियल में ज्यादा से ज्यादा अपने प्रिंसिपल के नाम पे खत लिखा होगा, और हो सकता है बैंक से जुड़ी हुई समस्या रही हो तो बैंक मैनेजर के नाम लिख दिया हो सकता है बिजली विभाग से जुड़ी हुई समस्या रही हो तो बिजली विभाग के लिए लिख दिया हो सकता है कभी आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाना रहा हो तो संबंधित अधिकारी को लिख दिया हो। ये सब ऑफिशियल लेटर होते हैं। लेकिन अनऑफिशियल लेटर आपने काफी सारे लिखे होंगे, है ना। हो सकता है आपको आए भी हो, आपके माता पिता के नाम आपने लिखे होंगे या फिर सगे संबंधियों के नाम लिखे होंगे। मुझे याद है पहले न्यू ईयर चलता था तो ग्रीटिंग कार्ड चलते थे, ग्रीटिंग कार्ड भेजे जाते थे, उसमें भी एक अच्छा खासा जो है पत्र लेखन लेख किया जाता था। तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे उसके माध्यम से, ठीक है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको पत्र लेखन। मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, पत्र लेखन आपके दो प्रकार के होते हैं जो हमें पढ़ना है, मैं उसी पे सीधा सा आपको लेकर के जाऊंगा। पत्र लेखन आमतौर पे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला प्रकार है अनौपचारिक प्रकार, ठीक है। हाँ, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, अनऑफिशियल, जो भी है अनौपचारिक, है ना। तो अनौपचारिक पत्र ये आपके सगे संबंधियों को, आपके दोस्त को बधाई पत्र, ये सब कुछ, शोक पत्र भी होते हैं, कई बार दुखद समाचार भी जाता है, सुखद समाचार भी जाता है ना, बधाइयों से जुड़ा हुआ समाचार। तो घर की पूरी प्रॉब्लम्स लिखी जाती थी, है ना, कि बेटा घर पे ये चल रहा है, ये समस्या है, बहन का विवाह है, इसका ये है, घर में ये, पर पूरी बातें लिखी जाती थी। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, पूरा अपने मन मस्तिष्क को उसमें डाल दिया जाता था, है ना। और उसमें बड़ा शुरुआत बड़ी शानदार होती थी, आत्मज या फिर कुछ भी, है ना। तो वो बड़ा एक मतलब समय था, युग था। अब तो व्हाट्सएप इंडस्ट्री चल गई है और 1 सेकंडों का खेल हो गया है, नैनो सेकंड में लेटर्स जाते हैं। ये है औपचारिक पत्र, ये हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है कार्यालयों से जुड़े हुए पत्र। कार्यालय कौन से, सरकारी कार्यालय, है ना, सरकारी कार्यालय। तो कार्यालयी पत्र संस्थाओं का, प्रकाशक का, दुकानदार। अनौपचारिक में, औपचारिक में यानी फॉर्मल जो होते हैं उनमें बहुत सारे आते हैं आपके पत्र, ठीक है। बहुत सारे पत्र आते हैं, कार्यालय हो सकते हैं, प्रार्थना पत्र, कई सारे लोगों को प्रार्थना लिखा जा सकता है, व्यावसायिक पत्र भी होते हैं, कंपनी, दुकानदार, प्रकाशक, ये सब लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र लेखन हमें पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। हम अनौपचारिक पत्र लेखन नहीं पढ़ेंगे, यही आपके सिलेबस में है। मैं थोड़ा सा कुछ पीएससी के सिलेबस भी दिखाऊंगा, ठीक है, और आप लोग अपने अपने पीएससी में देख लीजिएगा। देखिए आमतौर पे इतने प्रकार के कार्यालयी पत्र होते हैं जो हमें समझना है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे, है ना। ये सब काम जाके प्रशासन में आपको, देखो आमतौर पे ये एप्लीकेशन सेक्शन है, यही जाके करना है आपको। कार्यालयी आदेश होते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिस के ऑर्डर होते हैं आपके, है ना। जिस कार्यालय में आप काम करेंगे सबका कार्यालय अलग अलग होगा, तो कार्यालयी, ठीक है, कार्यालयी आदेश होते हैं। परिपत्र होते हैं, सर्कुलर होता है, सर्कुलर क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। रिमाइंडर्स होते हैं, अनुस्मारक या स्मरण पत्र, किसी भी बात को रिमाइंडर्स करने के लिए। अर्ध शासकीय पत्र या सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, एक होता सरकारी पत्र, दूसरा होता अर्ध सरकारी पत्र। सेमी ऑफिशियल लेटर, एक होता ऑफिशियल लेटर, दूसरा होता है सेमी ऑफिशियल लेटर। फिर अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ये आप सभी लोग इसको लेकर के खूब चर्चा आपकी होती रहती है। अभी अधिसूचना नहीं आई, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, सरकार की ये भाषा आपकी चलती रहती है। कार्यालय ज्ञापन, ठीक है, ये ज्ञापन है। ज्ञापन जो है मेमोरेंडम आपका जारी होता है। इसके बाद अनऑफिशियल लेटर्स होते हैं, पृष्ठांकन होते हैं, संकल्प या प्रस्ताव होते हैं, स्वीकृति या मंजूरी पत्र होते हैं आपके, सैंक्शन लेटर जिन्हें हम कहते हैं। प्रेस विज्ञप्तियां होती हैं आपकी, सूचना होती हैं जिन्हें हम नोटिस कहते हैं, तार होती हैं आपकी, पावती होती हैं, और मित व्यय पत्र होते हैं। ये मतलब इतने पढ़ने नहीं है, अब ये आपको अपने अपने सिलेबस में देखने हैं किसके सिलेबस में कितने हैं। जैसे यूपी पीसीएस का जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ ये दिया गया आपका, देखिए हिंदी वाला 150 नंबर का पेपर होता है, उसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, तार, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र, ये टोटल कितने, इन्हीं में से आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 6 प्रकार के कार्यालय आदेश हमें पढ़ने हैं यूपी पीसीएस में, ठीक है। हाँ, और यहीं पर यदि हम बात करें इसकी,
ये आपका पत्राचार है, ये आपका आरओ का सिलेबस है। आरओ में सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, विज्ञप्ति यानी अधिसूचना और अनुस्मारक। इसमें रिमाइंडर्स भी पढ़ना है, यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं, लेकिन इसमें अनुस्मारक है। इसमें अनुस्मारक न हो करके तार है, मतलब यूपी पीसीएस में तार है, तो मैं आपको 7 लेटर तो कम से कम पढ़ाऊंगा ही ये वाले। बाकी आपके स्टेट पीसीएस में भी सरकारी, अर्ध सरकारी, इस तरीके से पत्र लेखन होगा। गुलजार अंसारी जी, नहीं भाई, आप लिखेंगे तो आप नहीं, ये सरकार का सरकार के बीच में जो संवाद होता है ना, वो आपके कार्यालयी पत्र होते हैं। जो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के बीच में है ना, गवर्नमेंट का पब्लिक के साथ, सरकार का पब्लिक के साथ, ठीक है। यदि आप किसी अधिकारी को लिखते हैं तो एक प्रार्थना पत्र हो सकता है वो, है ना। आप तो एक प्रार्थना पत्र ही लिखेंगे ना, आप एक रिक्वेस्ट फॉर्म पे एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, ठीक है। लेकिन कार्यालयी पत्र सरकार के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है किसी सरकारी अधिकारी को, ठीक है। एक बार चलो मैं आपको एक बार हायरार्की बताता हूं बहुत आसान भाषा में, ताकि आपको एक रफली आइडिया हो कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट में कैसे कैसे अधिकारी होते हैं और क्या उनका जो है पूरा का पूरा ढांचा होता है। जैसे देखिए, सबसे ऊपर है सरकार। अब सरकार कोई भी हो सकती है, ठीक है। केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, दोनों अलग अलग है। अब आप किस डिपार्टमेंट पे जाएंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पे हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब पे हैं, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, ठीक है। अब केंद्र सरकार का मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है, आपको पता है। राष्ट्रपति क्या है, देश के प्रमुख है, राष्ट्र के प्रमुख हैं, सरकार के भी हेड हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, लेकिन है तो राष्ट्र, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राज्य में राज्यपाल होता है सबसे प्रमुख, राज्यपाल, ठीक है। सिंपल सा मैं ढांचा आपको बता रहा हूं। अब देखो, दूसरे नंबर पे होता है मंत्रालय। मंत्रालय, दूसरे नंबर पे बहुत सारे मंत्रालय हैं। मंत्रालय भी दोनों भागों में बांट देते हैं, केंद्र का और राज्य का। केंद्र की मंत्रालय की बात करें तो यहां पे प्रधानमंत्री हेड होता है, प्रधानमंत्री हेड होता है, प्लस अन्य मंत्री होते हैं। हर मंत्रालय का प्रमुख मंत्री होता है प्रधानमंत्री। राज्य में हेड होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, और यहां पे प्लस अन्य मंत्री होते हैं जो उसके साथ में रहते हैं। कैबिनेट पूरी की पूरी मंत्री परिषद, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होती है, मंत्री परिषद, ठीक है। अब देखो, हर एक मंत्री, जो हर एक मंत्रालय है वो विभागों में बटा हुआ है। आप लोग ये लिख सकते हैं एक बार, विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक मंत्रालय के विभाग होते हैं। चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे वो आपका रक्षा मंत्रालय हो, हर एक मंत्रालय में बहुत सारे विभाग होते हैं, ठीक है। तो विभाग का जो हेड होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल के अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं यहाँ पर, है ना, सचिव होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये जो मंत्रालय होते हैं यहाँ पे कैबिनेट सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है ना, सबसे बड़ी पोस्ट आपकी होती है कैबिनेट सिक्योरिटी की। लेकिन जो विभाग होते हैं, विभागों में सबसे ऊपर होते हैं सचिव, सबसे होते हैं सचिव। सब आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं। दूसरे नंबर पे है संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें तो विशेष सचिव, विशेष सचिव, सचिव। और चौथे नंबर पे आपके होते हैं उप सचिव, उप सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव, और सबसे नीचे, इनसे भी नीचे होते हैं अनुसचिव। ये सब मतलब आप जब डिपार्टमेंट में, आपको ये सब आप पढ़ेंगे गवर्नेंस वाली क्लास में, शासन व्यवस्था भारत की, वो वाली क्लास में ये सारी चीजें आपको मिलते हैं। अनुसचिव या फिर इन्हीं को बोलते हैं प्रभारी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी होते हैं। ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट की एक हायरार्की है। विभाग के साथ होते हैं अनुभाग, विभाग बटा होता है अनुभागों में, विभाग में बहुत सारे अनुभाग होते हैं, और अनुभागों में अनुभाग अधिकारी होते हैं, अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी जो सचिवालय में होते हैं ना, बहुत सारे, हर एक सचिवालय में
ठीक है, अनुभाग अधिकारी। ध्यान से समझिएगा ये सब, मतलब एक मैं ये चीजें वैसे पॉलिटी में पढ़ाता हूँ, शासन व्यवस्था में, लेकिन ये है कि यहाँ पे डिस्कशन एक बार हो जाएगा। दिखता नहीं है आप लोगों को? लाल कलर नहीं दिखता क्या? कलर ब्लाइंडनेस की समस्या तो नहीं है भाई? ठीक है, तो ये आपको समझना है। ये आपके हो गए, पहला सबसे ऊपर मंत्रालय, सबसे ऊपर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बाद मंत्रालय, विभाग और अनुभाग। अनुभाग अधिकारी होता है, इसके बाद होता है समीक्षा अधिकारी, इसी में ही अनुभागों में होते हैं समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी। ठीक है, पीएससी इनका एग्जाम लेता है अभी जैसे। फिर इसके नीचे होते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक एआरओ जिसे हम कहते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, अधिकारी। तभी आप देखेंगे सचिवालय में पोस्टिंग होती है आमतौर पे। ठीक है, फिर इसके बाद आपके टंकणकर्ता होते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं, टाइपिंग वाले होते हैं ना, इसमें टाइपिस्ट क्या बोलते हैं, स्टेनो बोलते हैं शायद इनको, टंकणकर्ता हिंदी में बोलते हैं, टंकणकर्ता। टाइपिस्ट होते हैं शायद मेरे ख्याल से, स्टेनोग्राफर वगैरह जो होते हैं। इसके बाद आपके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, जो स्टाफ होता है आपका, चतुर्थ ग्रुप डी की जो जॉब होती हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। कुछ ये हायरार्की बनाई गई है। ठीक है, हमारे कंट्री में कुछ इस तरीके की हायरार्की है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, वो आपके दिमाग में चला होगा सर डीएम कहाँ आता है, एसडीएम कहाँ आता है, चर्चा करेंगे, ये सब यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, वो एक अलग तरीके से, वो भी सभी के सभी, ये जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, इतने सारे एडमिनिस्ट्रेशन है, सब में अलग अलग भूमिका है। ब्लॉक प्रशासन में बीडीओ होता है ना, तहसील प्रशासन में एसडीएम होता है, जिला प्रशासन में डीएम होता है, मंडल लेवल के प्रशासन में कमिश्नर होता है। तो अलग अलग जो है, जो पूरा हायरार्की डेवलप की गई है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एक जो है गवर्नमेंट की क्या है, हायरार्की है अधिकारियों की। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब इस हायरार्की में यदि हमें कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, मौखिक तरीका हो सकता है और लिखित तरीका हो सकता है ना, दो ही तरीके हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन में समस्या होती है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं पद सोपानिक व्यवस्था। क्या बोलते हैं? पद सोपानिक व्यवस्था। भारत में कैसी व्यवस्था है? पद सोपानिक व्यवस्था, सोपानिक व्यवस्था। पद सोपानिक व्यवस्था मतलब एक हायरार्की, एक क्रम बना हुआ है। ठीक है, अब इन सभी का जितने भी है, सभी विभागों का, अनुभागों का, इनका कार्यों में क्या है? विविधता है, कार्य विविधता है इनमें। कार्य सबके अलग अलग काम है, कोई जो है किसी मंत्रालय से जुड़ा है, कोई किसी मंत्रालय से जुड़ा है, सबके अपने अपने काम हो सकते हैं, सबके अपने अपने पदीय दायित्व हो सकते हैं, सबकी अथॉरिटी अलग होंगी, दायित्व अलग होंगे, पदीय दायित्व भी अलग अलग होंगे। तो सबकी पद सोपानिक व्यवस्था अलग होगी, सबके कार्यों की विविधता अलग होगी, सबके जो है आपके पदीय दायित्व अलग अलग होंगे। अब ऐसे में आप समझिए, एक चीज समझना है कि शासन में पत्र व्यवहार क्यों जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो दैनिक क्रियाकलापों को चलाना है, वो दैनिक क्रियाकलापों में स्पष्ट जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो सके। क्या हो सके? जिम्मेदारी, अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही। जवाबदेही कैसी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी? लिखित माध्यम से या मौखिक माध्यम से? मौखिक माध्यम से होगी या लिखित माध्यम से होगी? मौखिक या लिखित? तो देखा जाए जो मौखिक माध्यम है ना, ये एक तरीके से काफी खामियों से भरा हुआ है। मौखिक माध्यम का कोई भी जो है एक तरीके से इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किसी भी तरीके से प्रमाणित नहीं कर सकते। ये ज्यादा प्रमाणित चीज नहीं है, ये ज्यादा प्रमाणित चीज नहीं है। ठीक है, दूसरा, मौखिक माध्यम में सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये विकारग्रस्त होता है। कोई बात बोली गई, फिर कोई बात क्या समझ रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है, मतलब अस्पष्टता बहुत होती है मौखिक तरीके में। ये क्या होती है? बातें अस्पष्ट होती हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई दूसरा क्या समझ रहा है। दूसरा, विकारग्रस्त होती हैं, विकारग्रस्त।
ठीक है, मतलब इनको स्पष्ट अस्पष्टता होती है, विकारग्रस्तता होती है। ठीक है, दूसरा जो है प्रामाणिकता का अभाव होता है। प्रामाणिकता का अभाव, सामने वाला मुकर गया कि मैंने तो बोला ही नहीं, क्या करोगे आप? प्रामाणिकता का अभाव, ये बहुत सारी खामियों से भरा हुआ है मौखिक। तो इसके लिए सही माध्यम क्या चुना गया? लिखित माध्यम। की प्रशासन में जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों को तय किया जाए, तो तय करने के लिए बनाया गया है क्या? अच्छा, भूपेंद्र पाल जी, आप स्टेनोग्राफर हैं? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, जिम्मेदारी और जवाबदेही देही जो आपकी होती है, उसको तय करने के लिए लिखित माध्यम तय किया गया, और प्रशासन में इसी का माध्यम एक चुना गया, पत्र लेखन। पत्र लेखन, ठीक है। और ये कैसा होता है? औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। औपचारिक पत्र लेखन, पत्र लेखन कैसा है? ये औपचारिक है आपका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि जो संदेश देने वाला है, उसने जो संदेश दिया, क्या वो संदेश पहुंचा? क्या उसका प्रेषण हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ बोला कुछ और गया और पहुंचा कुछ और, उसका अर्थ कुछ और लगाया गया। ये दीर्घायु नहीं होते हैं, लंबी अवधि तक मौखिक संदेश नहीं चलते हैं। मौखिक संदेश को ये क्या होते हैं? एक तो प्रमाणिक होते हैं, लिखित प्रमाणित होते हैं, दीर्घ अवधि तक ये चल सकते हैं, दीर्घ अवधि तक स्पष्ट होते हैं, विकार मुक्त होते हैं। तो लिखित सबसे अच्छा माध्यम है। कभी भी जाते हो तो कभी किसी से यदि कहो, मान लीजिए प्रशासन में कभी कोई काम पड़ा आपका और गए और आपने बोला लिखित तौर पे लाइए, लिखित तौर पे दे दीजिए, अधिकारी कई बार आनाकानी करते हैं ना कि हम क्यों बताएं भाई, लिखित क्यों दे। लिखित देने का मतलब है फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो जाएगी आपको, समझ रहे हैं? लिखित माध्यम से कोई भी विवाद नहीं हो सकता, चीजें स्पष्ट होती हैं कि सामने वाले की क्या मनसा थी, वो क्या दिया। मौखिक माध्यम से मनसा तय नहीं की जा सकती है। ठीक है, लिखित माध्यम को एक स्थान से एक स्थान से दूसरी स्थान जब भेजा जाता है तो उसका रूप नहीं बदलता है, मौखिक का बदल जाता है। मौखिक में अभी आप किसी को कुछ बोलिए, फिर किसी और को, वो किसी सामने वाले को कुछ और बोलता है, फिर उसके सामने आप देखते हैं ना घरों में कितना विघटन रहता है, आपस में कलह मची रहती है, क्योंकि सारे कार्य मौखिक होते हैं। अब आप सोचे सर घर में लिखित कार्य कैसे कर दें, कितना मिसकम्युनिकेशन होता है घरों में, आपस में कुछ का कुछ समझ बैठते हैं, सब तो दिमागची होते हैं। घरों में आप देखते हैं ना विवाद क्यों होता है? आपसी विवाद का कारण ये होता है ज्यादा समझदार होते हैं सारे के सारे। तो हिंदी में पत्र लेखन लिखित तरीके से क्यों किए जाते हैं, ये चीज आपको मैंने बता दी, और बहुत कारण है, मतलब सब आप समझते हो। ठीक है, चलिए अब आज देखो, इसको मैं पत्र लेखन आपको एक क्रम से सिखाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पत्र लेखन हम बस ऐसे ही सीख लें, पत्र लेखन एक क्रम से सीखेंगे। वैसे पत्र लेखन हमें करना किनका किनका है ये मैंने आपको बता दिया। ये है टोटल आपके, इनमें से सारे नहीं करने, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है वही करेंगे, वही सीखेंगे। तो देखिए, पत्र लेखन जो कोई भी हम करेंगे, चाहे हम सरकारी पत्र लिखें, चाहे अर्ध सरकारी लिखें, चाहे परिपत्र लिखें, चाहे कार्यालय आदेश लिखें, सबका एक क्या होगा? प्रारूप होगा। सबसे पहले इसी को हम ड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब कच्चा मसौदा, कच्चा मसौदा, कच्चा मसौदा। कच्चा मसौदा का मतलब क्या है? उसी माध्यम से उसी ड्राफ्ट में लिखे जाएंगे, ड्राफ्ट नहीं बदल सकता इनका। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ड्राफ्ट नहीं बदल सकता, एक निश्चित आकार होता है इनका, एक निश्चित स्वरूप होता है, निश्चित स्वरूप। ठीक है, तो पहले हमें क्या सीखना है? ड्राफ्ट बनाना सीखना है, प्रारूप बनाना सीखना है, ड्राफ्टिंग करना सीखना है। ये एक बड़ा काम है, लोग ड्राफ्ट नहीं कर पाते। हर चीज का एक ड्राफ्ट बनता है, कच्चा मसौदा बनता है, तो हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं सबसे पहले। ड्राफ्ट के बाद फिर उसके
मतलब पहले हम ड्राफ्ट बनाना सीखेंगे कि कच्चा मसौदा कैसे होता है, सरकारी पत्र कैसे लिखते हैं, अर्ध सरकारी कैसे लिखते हैं, कार्यालयीय आदेश कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे हिस्सा होते हैं। जैसे कि पहले संख्या लिखी होती है ना, पत्र संख्या होती है, वो कहाँ लिखी जाएगी, प्रेषक कहाँ लिखा जाएगा, प्रेषक होता है ना एक भेजने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहाँ लिखा जाएगा, प्रेषित व्यक्ति कौन होता है, जिसके पास भेजा जाता है वो उसका नाम कहाँ पे रहेगा, है ना, फिर स्थान और दिनांक कहाँ पे लिखा जाएगा, विषय कहाँ पे लिखा जाएगा, मुख्य विषय कहाँ पे लिखा जाएगा, संबोधन कैसे दिया जाएगा, ये सब मुद्दे आपको लिखने आने चाहिए, समझने आने चाहिए। तो एक पत्र लेखन के कितने हिस्से हो सकते हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे इस ड्राफ्ट में देखो क्या क्या होता है। आप भी लिखते जाना, सभी लोग सब लिख रहे हो ना, और समझ में आ रहा है, कमेंट में बताओ एक बार, लिख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिख रहे हो और समझ में भी आ रहा है ना। देखो बहुत बढ़िया से आसान भाषा में आपको सब सिखाऊंगा, एक साथ नहीं कि सब कुछ सिखा दिया। सबसे पहले पत्र संख्या, एक ड्राफ्ट में पत्र संख्या कहाँ पे होती है, कैसे लिखना होता है, ये देखेंगे। फिर ये देखेंगे प्रेषक कहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, प्रेषक कहाँ पे लिखा जाता है, मुख्य विषय कहाँ पे लिखा जाता है, मुख्य विषय कहाँ पे लिखा जाता है, संबोधन कहाँ पे लिखा जाता है, संबोधन कहाँ पे लिखा जाता है, प्रेषित कहाँ पे लिखा जाता है, प्रेषित कहाँ पे लिखा जाता है, जिसको भेजा गया उसको कहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, दिनांक और स्थान कहाँ पे लिखा जाता है, दिनांक और स्थान ये कहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं। पत्र किस विषय पे लिखा गया वो कहाँ पे लिखेंगे, पत्र का विषय क्या है, ये सारे हिस्से होते हैं। हाँ चलो, सबको समझ में आ रहा है, सबसे अच्छी बात यही है। ये सारी चीजें आपको लिखने का एक ड्राफ्ट होगा, एक मसौदा होगा, और फिर अंतिम में कि उसका समापन कैसे होगा, कैसे उसको समाप्त करेंगे पत्र लेखन को, समापन कैसे होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको समझने होंगे, तब तक आप पत्र लेखन लिखना नहीं जान पाएंगे। लास्ट में संलग्नक भी होते हैं बहुत सारे, हम क्या करते हैं अटैचमेंट करते हैं ना, इन्हीं को हम संलग्नक कहते हैं। बहुत सारे संलग्नक होते हैं, अटैचमेंट होते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं, ठीक है, प्रतिलिपियां लगानी होती हैं कई सारी, उनको लिखना भी पड़ता है, प्रतिलिपि लगानी होती हैं, फोटो स्टेट लगानी होती हैं, ये सारे पक्ष होते हैं आपके, ये सारे पक्ष आपके होते हैं। तो इन सभी पक्षों को आपको मैं लिखना सिखाऊंगा, क्या करूंगा, इस सभी पक्षों को लिखना सिखाऊंगा, पत्र संख्या, प्रेषक, मुख्य विषय, संबोधन, प्रेषित, दिनांक, और ये सबका अलग अलग होगा। सरकारी पत्र का ड्राफ्ट अलग होगा, अर्ध सरकारी पत्र का ड्राफ्ट अलग होगा, परिपत्र का ड्राफ्ट अलग होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा, काफी समानताएं भी होती हैं, अंतर भी होते हैं। कार्यालय आदेश कैसे लिखते हैं, कार्यालय आदेश, और सबकी परिभाषा आदेश। इसके बाद आपका है अधिसूचना, अधिसूचना, फिर इसके बाद है तार, और फिर है अनुस्मारक। इसके बाद आप यदि कोई कहेंगे तो मैं और करवा दूंगा। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। ये 7 हमें पढ़ने हैं, 7 के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, तार, अनुस्मारक, ये 7 को मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, क्या लगता है आपको? ठीक है, ये सब करवाऊंगा। धीरे 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 आपको आनंद आता रहेगा और आपका होता जाएगा ये सारा टॉपिक। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, इसमें 3 चीजें पढ़ोगे आप। पहले तो इनकी परिभाषा, क्योंकि आयोग यही पूछता है, परिभाषा पूछता है, इनकी परिभाषा दीजिए। दूसरा इनका प्रारूप बनाना कि इनका ड्राफ्ट कैसा है, और तीसरा इनका उदाहरण, उदाहरण भी आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम्पल मतलब कई सारे दे देता है, उस पे आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा, सभी के साथ सेम यही चीजें अप्लाई करनी है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक चीज जो मुझे सबसे पहले आपको पढ़ानी है वो है इसकी शब्दावली। जब तक देखो बहुत सारे नए नए शब्द आपके प्रशासन में प्रयोग किए जाते हैं, प्रशासन में और पत्र लेखन में कई सारी क्या है, शब्दावलियां हैं, शब्दावली, वोकैबुलरी। तो मैं पहले आपको पत्र लेखन की वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा ताकि आपको आसान लगे चीजें।
वैकेबलरी मतलब उसकी जानकारी। आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है, फिर क्या करेंगे, है ना। तो हिंदी का मतलब कि क्या मतलब होगा, इसको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ठीक है ना जी। चलो तो हेडिंग डाल लो शब्दावली। आज कुछ शब्दावलियां आपको लिखवा देता हूं, बहुत सारी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, तो एक एक करके लिस्ट आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला शब्द है, हेडिंग डाल लो शब्दावली। पत्र लेखन से जुड़ी हुई शब्दावली, पत्र लेखन से जुड़ी हुई, पत्र लेखन से जुड़ी शब्दावली। पत्र लेखन से जुड़ी हुई शब्दावली। यहां पे सबसे पहला है प्रेषक। प्रेषक ये सभी आप जानते हैं। प्रेषक कौन होता है? प्रेषक होता है पत्र भेजने वाला, पत्र भेजने वाला, इसको बोलते हैं प्रेषक, ठीक है। प्रेषक कौन है? पत्र भेजने वाला, जो पत्र भेजता है उसको प्रेषक कहते हैं, समझ रहे हैं। जिसको भेजा जाना है उसको प्रेषण कहते हैं, ठीक है। एक है प्रेषिती, 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 प्रेषिती वो है जिसको पत्र भेजा जाए, या कह सकते हैं पत्र पाने वाला, पत्र पाने वाला, पत्र पाने वाला। हम टू के बाद इसे लिखते हैं ना, टू के बाद नाम आता है प्रेषिती का, है ना। तो सेवा में फिर प्रेषिती का नाम। प्रेषक मतलब जो भेजता है, प्रेषिती मतलब जो पत्र पाता है, जिसको पत्र। एक शब्द आता है प्रेषण। प्रेषण, प्रेषण का मतलब क्या है? प्रेषण का मतलब है पत्र को भेजने का काम प्रेषण बोलते हैं। किसी चीज को सेंड करना, भेजना, भेजने की प्रक्रिया, भेजना, भेजना क्या कहलाता है? प्रेषण कहलाता है। विचारों का प्रेषण भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको तीन चीजें, तो ये। फिर एक है पत्रांक। आपको ये शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। पत्रांक का मतलब क्या है? पत्र में अंकित संख्या। पत्र में एक नंबर अंकित होता है, हमेशा हर पत्र का एक पत्रांक होगा। पत्र में अंकित एक संख्या होती है, लिखते जाइएगा, अंकित संख्या। यह आपका क्या है? पत्रांक है। क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद देखिए, हमेशा हम संबोधन करते हैं, पत्र में कई सारे शब्दों को लिखते हैं, जैसे कि महोदय शब्द प्रयोग करते हैं, महोदय, महोदय श्री शब्द प्रयोग करते हैं, महोदय श्री, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। महोदय, महोदय श्री, प्रिय श्री, प्रिय श्री, ये भी शब्द प्रयोग किया जाता है कई जगह पे, ठीक है। तो ये आपका संबोधन है, ये आपका क्या है? संबोधन, इसको बोलते हैं संबोधन। हम किसी को कैसे संबोधित करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे होते हैं आपके, व्यक्तिगत तौर पे जैसे आत्मज, है ना, आत्मज, प्रिय, कई सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही यहां पर भी ऑफिशियली भी हम संबोधन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्थान और दिनांक होती है। स्थान, कई जगह पे इसी को हम दिनांक लिख देते हैं, दिन का अंक, दिनांक। स्थान और दिनांक ये भी क्लियर होना चाहिए। ये पत्र जारी करने की तिथि होती है, पत्र जारी करने की तिथि, जिस दिन पत्र जारी किया जाएगा उस दिन की डेट होती है पत्र जारी करने की तिथि। और स्थान, कहां से जारी किया गया है, दोनों चीजों को मेंशन किया जाता है पत्र लेखन में। पत्र जारी करने की तिथि और उसका स्थान, ये दोनों मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे दो शब्द हैं, एक शब्द होता है निर्देश, एक शब्द होता है निदेश, दोनों में अंतर है। निर्देश का मतलब क्या है? किसी भी चीज को हमें आदेश देना या ऑर्डर देना, नहीं, यह है निदेश। निदेश का मतलब होता है आज्ञा देना, आज्ञा देना। निर्देश का मतलब क्या है? निर्देश का मतलब है किसी भी चीज को निर्देशित करना, बताना, संकेत करना, संकेत करना, ये निर्देश है। निदेश है आपका आज्ञा देना, आज्ञा देना, आदेश देना। आदेश कहते हैं ना, मैं इस बात का निर्देश देता हूं, मैं इस बात का निर्देश देता हूं। निर्देश है संकेत,
निदेश, निदेश है आपका ऑर्डर, आज्ञा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे दो चीजें होती हैं, देखो पत्र लेखन में जब आप डिपार्टमेंट के लिए लिखेंगे तो हो सकता है आपका वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है आपसे छोटा अधिकारी हो, तो इनके लिए दो शब्द यूज किए जाते हैं, एक तो वरिष्ठ और दूसरा कनिष्ठ। कनिष्ठ कौन होता है? निम्न अधिकारी, आपसे नीचे की रैंक का निम्न अधिकारी। वरिष्ठ कौन होता है? आपसे ऊपर की रैंक का, आपसे ऊपर के रैंक अधिकारी उच्च अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, आपसे नीचे की रैंक का निम्न अधिकारी। तो निम्न अधिकारी को कनिष्ठ कहते हैं, ऊपर के अधिकारी को वरिष्ठ कहते हैं। लिख लीजिएगा। पत्र लेखन पूरा लिखवाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं प्रारूप और ड्राफ्ट सब कुछ आपको लिखवाऊंगा, समय आएगा। पहले एक बार आप पूरी ये शब्दावलियां लिख लीजिए। वरिष्ठ अधिकारी मतलब आपसे ऊपर का अधिकारी, आपसे सीनियर अधिकारी, आपका जूनियर जो है वो कनिष्ठ कहते हैं उसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, एक शब्द यूज होता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है आधिकारिक लेख। जब जैसे अशोक के अभिलेख, तो अशोक ने क्या किया? आधिकारिक तौर पे लिखवाए ना, आधिकारिक लेख का मतलब है अभिलेख, ठीक है। एक है सूचनार्थ, ये शब्द आएगा अभी जब आप हिंदी लिखेंगे, आपकी हिंदी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, देखिएगा पत्र लेखन से। सूचनार्थ का मतलब है सूचित करने के आशय से, सूचित करने के आशय से, आशय से किसी को सूचित करना है तो उसके उसी सूचनार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सारी शब्दावली लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। एक शब्द यूज होता है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, कि किस उद्देश्य से, हम बोलते हैं ना किस प्रयोजन से आए हो भाई, किस उद्देश्य से आए हो, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रारूप। प्रारूप के बारे में मैंने आपको बताया, प्रारूप को बोलते हैं आरेख, हिंदी में आरेख या ड्राफ्ट, इंग्लिश में इसी को ड्राफ्ट शब्द प्रयोग किया जाता है, ड्राफ्ट या आरेख। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी कोई दिक्कत नहीं है? तो यहां तक रखेंगे। अभी इतनी सारी शब्दावलियां भी मैंने आपको कुछ बताई हैं, बाकी की शब्दावलियां आगे आने वाली क्लास में करेंगे। और पत्र लेखन को लेकर के आगे मैं आपको पत्र लेखन का ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगा। पहले मैं परिभाषाएं, जानकारी, ये जो आपको मैं दे रहा हूं ना, ये वाली चीज, सरकारी पत्र से एक एक पत्र लेंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे, परिभाषा बताने के बाद उसका ड्राफ्ट बनवाएंगे, ठीक है। तो आने वाली जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, उस नेक्स्ट क्लास में आपको, मतलब देखो अभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बस अचानक से आपको चमत्कार कर दूं, धीरे धीरे फिर लिखोगे आप लोग, ठीक है। जितना बताते जाओ, बस मेरे निर्देशों का पालन करते रहना। मैं गारंटीड लेता हूं आपका सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इनमें मास्टरी करा दूंगा आपका, चाहे वो परिपत्र हो, चाहे कार्यालय आदेश हो, चाहे अधिसूचना हो, तार है, अनुस्मारक, इतने में मास्टरी करा दूंगा। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको लिखवा दूंगा, समझा दूंगा, तो बस आप उसको फॉलो कर लेना। सब क्लियर है? हाँ, संदीप राय जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतने को रिवाइज करिए।